नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। पूरी तरह से जो पोल है वो लगता है कि इंडी गठबंधन की खुल गई है। विपक्ष का एजेंडा तार तार हो गया है, वो एजेंडा जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले इशारा किया था कि किस तरह अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए विपक्ष का एजेंडा है ओबीसी, यानी जो हिंदू ओबीसी हैं उनके कोटे में से कोटा निकाल लिया जाए और दे दिया जाए मुसलमानों को। यह तो प्रधानमंत्री ने कहा था और उसके बाद से सब लोग राशन पानी लेकर प्रधानमंत्री के इस बयान के खिलाफ खड़े हो गए थे, लगातार हमले कर रहे थे। लेकिन जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला दिया तो पोल खुल गई कि किस तरह ममता बनर्जी अब तक अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए और सिर्फ चंद वोटों के लिए देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही थी। किस तरह मुसलमानों को ओबीसी बनाकर उनको कोटा दिया जा रहा था और कोटा जो छीना जा रहा था वो किसका था, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज जरा चर्चा करेंगे कि क्या अब जो 2 चरण के मतदान होने बाकी हैं उसमें मुस्लिम आरक्षण, इसी पर राजनीति होगी क्या? अब इसी पर इन 2 फेज में विपक्ष एजेंडा चलाएगा और अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगा, और क्या इस एजेंडे को साध कर वो जीत का आंकड़ा पार कर पाएगा? लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करें, हम आपको ले चलते हैं पटियाला, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो कहता है कि आपकी कमाई, आपके खेत खलिहान का आधा हिस्सा छीन लेगा। इंडी गठबंधन समाज को, देश को बांटना चाहता है, लेकिन मोदी भारत को विकसित भारत बनाना चाहता है। और इसलिए मैं आज पंजाब की धरती पर पंजाब के मेरे भाई बहनों से मैं आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। गुरुओं की भूमि पर सर झुका करके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई और बहनों, राष्ट्र रक्षा हो, आस्था और संस्कृति की रक्षा हो, या फिर देश का विकास, पंजाब ने, सिख समाज ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। यहां के लोगों ने खेती से लेकर उद्यमिता तक देश के विकास को नेतृत्व दिया है। लेकिन साथियों, कट्टर भ्रष्टाचारियों ने पंजाब का क्या हाल बना दिया है। यहां से उद्योग कारोबार पलायन कर रहा है और ड्रग्स का, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यहां राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता। यहां रेत खनन माफिया, ड्रग माफिया, शूटर गैंग की मनमानी चलती है। पूरी सरकार कर्ज पर चल रही है। सारे मंत्री संतरी मौज कर रहे हैं और जो कागजी सीएम है उन्हें दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। क्या ऐसे लोग पंजाब का विकास कर सकते हैं? भाइयों और बहनों,
यहां पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और झाड़ू पार्टियां दो है, लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दें, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। और इसलिए मैं पंजाब के लोगों को प्रार्थना करता हूं कि इनसे सावधान रहना है। जिसको वो अपना गुरु मानते थे, वो अन्ना साहब हजारे के साथ भी जो धोखा कर सकते हैं, वो दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग न पंजाब का भला कर सकते हैं, न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ देख करके जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन को न विकास की परवाह है और न ही हमारी विरासत की चिंता। आजादी के बाद दूसरे दिन ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर का निर्माण रोका। अब जब मंदिर बन गया तो ये मंदिर को गालियां दे रहे हैं। आज दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बना हवाई अड्डा करता है। लेकिन इन्हें हर उस बात से नफरत है जिससे हमारी आस्था का सम्मान होता हो। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है, ये गौर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पटियाला में रैली कर रहे थे, उनको आपने सुना। एक एक कर उन्होंने लगातार हमला बोला कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से लेकर पंजाब तक देश में अराजकता का माहौल बना रही है। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जातिवादी आरक्षण की जो बात चल रही है और खासकर जिस तरह के हमले बोले जा रहे हैं उसको लेकर बात की। चलिए हम जरा लौटते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जिसका जिक्र अभी अभी प्रधानमंत्री ने भी किया। आरक्षण
वो एक तरीके से मुद्दा बन गया है इस चुनाव का। पहले राहुल गांधी जाति की बात करते थे, रोक रोक कर सबसे पूछते थे कि आपकी आखिर जाति क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो सिस्टम में अंदर तक घुसा हुआ था और मुझे पता था कि जो लोअर कास्ट है उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये उन्होंने यूपीए के समय बात नहीं कही, लेकिन अब वो कह रहे हैं। और अब नया मुद्दा ममता बनर्जी का आता है, जिन्होंने अपनी दादागिरी दिखा दी है कोर्ट के सामने। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मैं कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। तो जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जो इस मुद्दे पर कल से लेकर अब तक चर्चा में रहे। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी जब तक मोदी जिंदा है। कोई माई का लाल, दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। देखिए, एजेंडा ममता जी ने बनाया है। आप देश की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खोला छोड़ोगे और यहाँ का पूरा डेमोग्राफी चेंज करोगे तो लोगों में गुस्सा है, वो वाजिब है। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। तुष्टीकरण ही कांग्रेस की, टीएमसी जैसी पार्टियों की खुराक और खाद पानी है। तुष्टीकरण के बिना ये पार्टियां एक दिन भी चल नहीं सकती। सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर एक विशेष धर्म के लोगों को देना, क्या यह न्याय संगत है? आरक्षण होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। कौन जातियां सबसे नीचे जा रही हैं, कौन जातियां पीछे हैं, किसको समाज ने सप्रेस किया है। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है, क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। तो आपने एक एक कर ये बयान सुने और इन सभी बयानों से एक बात निकलकर सामने आई कि समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद सीधे तौर पर, खुले तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जब यूपीए थी तब की बात तो और थी, लेकिन अब इंडिया अलायंस जब सत्ता में अगर आता है तो फिर संविधान को बदला जाएगा, संशोधन किया जाएगा और अंबेडकर जी का जो संविधान है ना, जिसकी दुहाई दी जा रही है इंडिया अलायंस की तरफ से, उसको भी बदला जाएगा। चलिए, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान अब जुड़ रहे हैं। मैं जरा परिचय अपने खास मेहमानों का करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए धनंजय गिरी जी मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद जवाद मौजूद है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। हमारे साथ रुद्रांका सान्याल जी हैं, जो कि नेता है तृणमूल कांग्रेस की, और इसके अलावा हमारे साथ संजय राणा जी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन मैं जरा सैयद जवाद आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। साफ हो गया है संविधान कौन बदलेगा और किस लिए बदलेगा, क्योंकि मुसलमानों को आरक्षण देना है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना है। तो अब किसका झूठ किसका सच सामने आ रहा है, आप ही बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी, आपका वक्त देने के लिए। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी भाषण चल रहा है दूरदर्शन पे, और मुझे देख करके हंसी भी आ रही थी कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से झूठ बोल रहे थे। और वो बोल रहे थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं कागजी मुख्यमंत्री हैं,
और उनको हाजिरी जो है वो दिल्ली में लगा करके देना होती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जितने भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अगर आप देखेंगे तो उनको हाजिरी कहां लगानी पड़ती है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, आपने बड़ा ग्राउंड के ऊपर काम करा है और बहुत सी असलियत आप भारतीय जनता पार्टी की वो जानती हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों की आज क्या हालत है और मुख्यमंत्रियों को तो कहना नहीं, पलक झपकते ही कहीं का मुख्यमंत्री कभी भी बदल सकता है। अब बार बार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपकी बारी हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी की हो, पलक झपकते ही जैसे अरे सर सवाल क्या था, कहाँ पहुंच गए? जैसे जो है और बदल गया। इतना बुरा क्यों लग रहा है? आम आदमी पार्टी के नेता अगर ये बात करते तो मैं समझ जाती, लेकिन आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है नहीं समझ आ पा रहा है मुझे। सवाल पर आइए, तकलीफ इस चीज की, सवाल पर आइए। मुझे तकलीफ रीमा जी इस चीज की होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी लगातार जनता के बीच जाकर के झूठ बोलते हैं, सिर्फ इस चीज की तकलीफ है। अब आपने आरक्षण के मुद्दे के ऊपर बात करी तो हैरत की बात यह है कि टीडीपी के साथ इनका गठबंधन है। अच्छा सवाल जो चंद्रबाबू, हाँ वहां पर जो है वो टीडीपी खुला अपना जो उनका मैनिफेस्टो है, आपने हो सकता कवर भी करा, वो तो मुस्लिम आरक्षण का वहां पर समर्थन कर रहे हैं। और अभी नीतीश कुमार साहब ने जो एनडीए के अलायंस है उन्होंने तमाम बातें बिहार की एक रैली में करी। उन्होंने कहा कि ये बाउंड्री किसने करवाई, मदरसों के सशक्तिकरण की बात किसने करी, याद है ना, याद दिला रहे थे जनता के बीच। और उन्होंने ही बात इस चीज की भी स्टार्ट करी थी कि इस देश के अंदर आरक्षण जाति आधारित है भाई। और उन्होंने जातीय जो अपना एक सर्वे करवाया था जातीय जनगणना को लेकर के, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी और मौन साध रखा था, एक तरीके के विरोध में थी। तो आरक्षण का कौन विरोधी, और आरक्षण को लेकर के ये बात कर रहे हैं तो आपको याद दिला दूं भारतीय जनता पार्टी के और खास तौर से संघ के लोगों ने, मोहन भागवत जी ने 2015 में समीक्षा की बात करी थी, नहीं करी? सही जवाब। मैं उस फेक नैरेटिव को जरा उसका पर्दाफाश करना चाह रही हूँ और आप भी लगता है करना चाहेंगे कि देश में बैठ करके देश की जनता को गुमराह कौन लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो चुनाव शुरू होने से पहले से लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि मोदी आएंगे तो संविधान बदलेंगे, मोदी आएंगे तो संविधान बदलेंगे, लेकिन हकीकत तो एसटी हसन ने साफ कर दी ना। सही है जवाब। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों तो ये फेक नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? ये मोदी जी के इशारे पर फेक नैरेटिव चलाते हैं लोग, मीडिया वाले चलाते हैं। मोदी जी के इशारे पे मीडिया वाले फेक नैरेटिव चलाते हैं, डर है मोदी जी का लोगों को। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं डरते मोदी जी से, जो स्वतंत्र आवाज है, वो अपनी आवाज जनता के हित में, देश हित में एसटी हसन कौन से चैनल में काम करते हैं? अरे एसटी हसन कौन से चैनल में, कौन से मीडिया हाउस में काम करते हैं? ममता बनर्जी किस चैनल में काम करती हैं? राहुल गांधी कौन से चैनल में काम करते हैं? ये सब कौन से मीडिया हाउस के लोग हैं? नहीं, देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर हैं और सम्मानित अभी तक किसी को देश की ये भी खुलासा कर ही दीजिए, ये भी खुलासा कर दीजिए। देश की जनता ने उनको चुन करके सदन के अंदर भेजा। तो नैरेटिव तो इन्होंने चलाया ना, आप कह रहे हैं मीडिया वाले कर रहे हैं। भाई मीडिया में, अरे मीडिया में, अच्छा बताइए कहाँ? धनंजय गिरी जी जवाब धनंजय गिरी जी, ये जो नैरेटिव है, आ रही हूँ, अब रुकिए सैयद जी रुकिए, अब रुकिए बोलिए। धनंजय गिरी जी, ये जो फेक नैरेटिव जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पहले दिन से हो रहा था संविधान बदलेंगे, कौन बदलेंगे? बीजेपी वाले बदलेंगे। लेकिन एसटी हसन ने तो आज साफ कह दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले मुसलमानों को आरक्षण देने को लेकर संविधान में संशोधन किया जाएगा। देखिए तो पूर्णिमा जी, जरा इसका जवाब दीजिए, सच्चाई क्या है इसके पीछे? रीमा जी, कांग्रेस कपड़े की तरह से ज्यादा मुख्यमंत्री बदली। बिहार में 30 साल के शासनकाल में 26 मुख्यमंत्री आए, लेकिन ठीक था। हिटलर का चेला कहने पर मजरूद सुल्तानपुर 1 साल जेल की सजा काट के आए, वो ठीक था, वो डेमोक्रेसी थी। 44वें संशोधन करके इंदिरा गांधी ने संविधान के प्रियम्बल में बदल दिया, वो ठीक था, क्योंकि वो डेमोक्रेसी थी। मुनाफत और मक्कारी के महाज पर खड़े होकर कुछ लोग मुल्क को किस दिशा में ले जा रहे हैं, मुल्क को अपनी मिल्कियत समझ रहे हैं, और ममता मुसलमानों के वोट के लिए मुल्क को दांव पर लगा रही है। दल हित के लिए देश हित को दांव पर लगाकर दीदी ममता ने जो बातें कही है, ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के निर्णय को जिस तरह बयान दिया है,
यह अराजकता का प्रतीक है, अदालत का अवमानना तो है ही, संविधान का अपमान तो है ही, साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात भी है, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान है ही नहीं। और जो लोग कह रहे हैं, जो न्यायालय के आदेश को नहीं मानते, जो खुलेआम कह रही है कि मैं कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती, जो खुलेआम, जब कांग्रेस कर्नाटक में पिछले दरवाजे से पिछड़ों का हक उठा करके मुसलमानों को देने का प्रयास करती है, आंध्रा में SC ST का हक उठा करके देने का प्रयास करती है, ये सारी कलई खुल रही है। ये संविधान को आज नहीं मानते, ये संविधान को अपनी जागीर समझते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने ही नहीं हरवाया, कम्युनिस्टों ने भी उनका साथ दिया हरवाने में। और आज भी इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का सारा हक उठा करके कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की बलिवेदी पर उठा करके सब देश के मुसलमानों को देते हैं। जब कांग्रेस ने खुलेआम कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और उसी की तुष्टि कर रही है। आप AMU में जो लोग मक्कारी की बात कर रहे हैं कि वो पिछड़ा, AMU में आरक्षण छीना गया SC ST OBC का, कहां थे? जब जामिया मिलिया में छीना गया, कहां थे? और ऐसे हजारों PSU में SC ST OBC का हक छीन करके दिया गया, कहां थे? इस देश को अपनी जागीर समझने वालों के दिन हवा हुए। ठीक है, आती हूं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपने जो बात कही धनंजय जी, उस पर मैं तृणमूल कांग्रेस का रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आग तो पश्चिम बंगाल से ही निकली है और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भी आग लग गई है और वहां पर भी अब जिस तरह से एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि चुनाव आराम से हो ही नहीं सकते, शांति से हो ही नहीं सकते बंगाल में, क्योंकि वोट डालने के लिए निकलेंगे और बीजेपी को समर्थन देंगे तो फिर मारे जाएंगे। ये तो नंदीग्राम में हो गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। चलिए रुद्रांका जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। रुद्रांका जी, तृणमूल कांग्रेस, मैं समझ सकती हूँ वोट बैंक है, मैं समझ सकती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है वो वोट बैंक ममता बनर्जी के लिए, उसके बिना उनके लिए तो जीतना असंभव सा है। लेकिन धर्म और उसी के आधार पर वोट और उसके आधार पर संविधान में भी संशोधन और उसी के आधार पर दीदीगिरी दिखाते हुए कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार, मतलब कोर्ट से ऊपर कुछ है क्या? लेकिन बंगाल में शायद कोर्ट भी कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी के जो दादा है यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें कही है और आपने बोला कि धर्म के आधार पे जो वोट बैंक है वो कौन देश में चला रहा है और कौन तैयार करना चाहता है, जो अपना हिंदुत्व लेके घूमता रहता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब सबसे बड़ा जो धर्म का वोट बैंक का राजनीति करने की कोशिश में लगे हुए हैं बीजेपी वालों, ये बीजेपी के जो दादा है ये अगर हमको बता दे कि ये लोग धर्मों के नाम पे वोट नहीं मांगते तो हम मान लेंगे। तो बता दीजिए एक बार। और आपने बोला जो नंदीग्राम में जो हुआ है, नंदीग्राम में जिस टाइम में जो मतलब झमेला हुआ है वहां पे कोई वोट नहीं था, वोट चल रहा है अभी। लेकिन बंगाल का सिनेरियो थोड़ा अलग है। बंगाल में क्या हुआ कि जो वोट का मतलब टाइम है उससे पहले केंद्रीय जो वाहिनी है वो आके यहाँ पे रह रहा था। अब जो निर्वाचन कमीशन है, जो निर्वाचन का टीम है, वो भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि बीजेपी की बात ज्यादा ही सुनते हैं। तो जब देखा जाए कि निर्वाचन का जो परिस्थिति है इसमें देखा जाए तो केंद्रीय वाहिनी है, यहाँ पे निर्वाचन कमीशन भी बीजेपी का है। दोष सिर्फ जहाँ पे विरोध हो रहा है बीजेपी के कारनामों का, वहाँ पे उन लोगों का ही दोष है। ये तो नहीं हो सकता ना। आप एक बार देख लीजिए कि जो बीजेपी वालों है ये खुद जो भी करता है।
निर्वाचन कमीशन मतलब चुनाव आयोग अगर बीजेपी का है तो चुनाव आयोग ही तो चुनाव करवा रहा है ना, बॉयकॉट कर दीजिए चुनाव का फिर। अरे यही तो बात है चुनकर ना, के आई हुई सरकार, चुनकर आई हुई मुख्यमंत्री, एक राज्य की बार बार चुनकर आई हुई मुख्यमंत्री, वो अगर चुनाव आयोग की नहीं मानेंगी तो किसकी मानेंगे फिर? हम बताना चाहते हैं सान्याल जी, ना कोर्ट की माननी है, ना चुनाव आयोग की माननी है, ना केंद्रीय बलों की माननी है, माननी किसकी है? ना राज्यपाल की माननी है। देश के जो पैसा है, देश ये तो का जो मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं कोलकाता में ही बैठी हुई हूँ सान्याल जी, और जब मैं जा रही हूँ ना जनता के बीच, तो जनता डरी हुई है, बोलने से डर रही है जनता। ये डर किस लिए? जनता डरी हुई नहीं है। ये डर किस लिए है जनता के बीच यहाँ पर? जनता बस इस बात से डर रहा है कि कहीं अगर बीजेपी वाले फिर से क्षमता में आ गए तो जो उनको खाने का जो चीज है ना, जो 10 रुपए का चीज 100 रुपए हो गए, वो कहीं 1000 हो गए, तो काहे पे रहेंगे, कहाँ खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? जनता इस बात से डर रहा है, ममता दीदी से नहीं। ममता दीदी उनके पास खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी वालों अगर हिंदू छोड़ के अगर मुस्लिम वाले और कोई भी धर्म के लोगों के बारे में कुछ किया है, कुछ बोला है कभी, ममता दीदी सबके पास खड़ा है। जो कन्याश्री मिलता है, जो पैसा जी, हिंदू मुस्लिम नहीं, मुझे बस ये बताइए कि अदालत से ऊपर कौन है? अदालत से ऊपर कौन है? देखिए कलकत्ता में एक राय आया है हाईकोर्ट का, चाकरी अदालत से ऊपर कौन है? 26,000 अदालत की नहीं माननी ना, अदालत से ऊपर कौन है? जो टीचर है बंगाल के, उनको मतलब नौकरी चली गई है हाईकोर्ट के राय से। तो फिर देखा गया सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मतलब स्टॉप कर दिया, स्थगितादेश दिया है। तो पहले भी हम देख लिए कि जो कलकत्ता के जो विचारपति है, तो एक बीजेपी के एक नेता ने बोला था कि अब अगर देखा जाए कोर्ट में बैठते हुए कोई विचारपति अगर कोई राय देते हैं और उसके 6 माह, महीना, 1 साल के अंदर कोई दल में चले गए तो राय उसके हित में है। हम देखा गया कि बंगाल में तो बीजेपी का पार्टी है, उसके टिकट पे खड़ा हुआ उतरा वो बंदा, वो उल्टा सीधा राय देता हुआ है। तो ममता बनर्जी ने जो बोला है कि वो राय के जो मतलब राय दिया हुआ है उसके खिलाफ बोल सकता है। जी, किस दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं आप लोग? मेरी समझ से बाहर है। देश को तो आप लोग जजों का अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, आप लोग चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं, अदालत का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, कहां लेकर जा रहे हैं? संजय राणा, बीजेपी गरीब दलित के अपमान। संजय राणा जी, क्योंकि आप वकील भी हैं, अब अगर कोर्ट के ऑर्डर को मानने से ही एक चुने हुए राज्य की मुख्यमंत्री बार बार जनता को उकसाएं और ये दिखाएं कि अदालत कुछ नहीं है, अदालत के फैसले को वो नहीं मानेंगी, तो क्या समझा जाए इसको लेकर? गुड इवनिंग रीमा, गुड इवनिंग फेलो पैनल। देखिए, ऐसा जब कांग्रेस की आप चर्चा करते हैं तो कांग्रेस से कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस शुरू से ऐसी रही है और कांग्रेस कभी भी न्यायपालिका का सम्मान नहीं करती थी। आपको पता होगा कि राजीव गांधी के जमाने में क्या हुआ था, शाहबानो के केस में उन्होंने किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था। देखिए, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति आज की नहीं है रीमा जी, ये जब से देश आजाद हुआ तब से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, चाहे वक्फ बोर्ड बनाना हो, चाहे पर्सनल लॉ बनाना हो, चाहे 1991 का वर्शिप एक्ट हो, चाहे 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसकी चर्चा हो जाए, चाहे वो 2012 का राहुल गांधी का बयान हो जाए कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो संयुक्त आंध्र प्रदेश की हम चर्चा कर ले जहां पे इन्होंने पुरजोर कोशिश की थी, इसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था उनके इस कोशिश को। और जहां तक बात हो रही थी, आज भी देखिए, जहां तक आप बात कर रही है कि ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली हुई, विचारधारा कभी बदलती नहीं है। जिस विचारधारा से आप जुड़ी हुई है दूसरी पार्टी बना, लेकिन विचारधारा आपकी वही रहती है। और ममता बनर्जी की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा में कोई अंतर नहीं, सिर्फ पार्टी का नाम बदल गया, चेहरा वही है। तो चेहरा वही है, तुष्टीकरण का चेहरा है। इनके लिए मुसलमानों का जो मुसलमान है वो महत्वपूर्ण है, रिजर्वेशन महत्वपूर्ण है इनके लिए, न एससी महत्वपूर्ण है, न एसटी महत्वपूर्ण है, न हिंदू महत्वपूर्ण है, न ईसाई, कोई भी धर्म जाति का लोग महत्वपूर्ण नहीं सिवाय मुसलमानों के। तो इनकी विचारधारा ही ऐसी रही है, चाहे वो नेहरू जी हो, लियाकत के जमाने जो पैट हो रही थी उस जमाने में देख लीजिए, उस समय भी बोल रहे थे मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन 15% होना चाहिए और मुसलमान ही मुसलमान कैंडिडेट को वोट देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज हो नहीं पाए। तो नेहरू जी के काल से चला आ रहा है और राहुल जी के काल तक भी यही परंपरा बनी हुई है। देखिए, अब सिंपल सी बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति बोलते हैं कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। ये बता दीजिए क्या मुसलमानों के आरक्षण के लिए कहा गला फाड़ फाड़ के रो रहे हो?
काहे त्राहिमाम मचाए पड़े हो? आप बताइए कर्नाटका में 4% काहे दे दिए हो? तेलंगाना में काहे को रोना गा रहे हो? चाहे राम मंदिर बनता तो उस पर क्यों आप रोने लगते हो? अब भैया तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, आप सेकुलरिज्म, तो सेकुलर की बात करो, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। जो आप बोलते हो, आपकी कहनी, कथनी और करनी में अंतर है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, 2012 का इनका देख लीजिए, जब चुनाव हो रहा था विधानसभा को उत्तर प्रदेश के, तो यही राहुल गांधी साहब बोले थे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। मैं पुरानी बातों में जाते ही नहीं है, समाजवादी उसका समर्थन कर रही है। समाजवादी ओबीसी पार्टी का, ओबीसी एक तरह से यादव की पार्टी कही जाती है। वो यादव को वोट काट कर, परसेंटेज काट करके, रिजर्वेशन काट करके वो देना चाहते हैं किसको? मुसलमानों को। समस्या क्या है? जितनी सेकुलर गेंड है, जिसको बोलते हैं इंडिया अलायंस मत बोलिए। सभा पर भी आएंगे, लेकिन आपने क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर एक बात कही है संजय राणा, मैं सैयद जवाद के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी। सैयद जवाद, कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर संजय राणा ने उठाए हैं, जरा एक एक करके पहले उनका जवाब दीजिए। ये देश में तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या फिर बंगाल हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम होना चाहिए क्या? जवाब दीजिए सैयद जवाद। मैं इनसे लगातार ये क्यों हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करके अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति करना होती है। सांप्रदायिक जो राजनीति है उसको हवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार के लोग करते हैं। और सही कहा संजय राणा ने कि कभी विचारधारा नहीं बदलती। अब नाथूराम गोडसे के समर्थकों की विचारधारा बदल सकती है? नहीं बदल सकती है। उनके आइडियोलॉजी में, अब आरक्षण की बात कर रहे थे, आप बताइए, कांग्रेस को पढ़ना चालू करिए। कांग्रेस के अंदर तो एक दलित को भी अध्यक्ष बनाया गया, एक महिला को भी अध्यक्ष बनाया गया, एक मुस्लिम को भी अध्यक्ष बनाया गया, एक अपर कास्ट को भी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना अभी तक किसी दलित को अध्यक्ष बनाया गया, ना किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया। संघ का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा अपर कास्ट का होगा। वो कोई दलित परिवार से नहीं हो सकता, वो कोई महिला नहीं हो सकती। और ये महिला सम्मान के ऊपर, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था? आपको इतिहास याद है या नहीं है? अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने याद दिलाया वो इतिहास। अरे आप फिर तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? आप भारतीय जनता पार्टी मौजूदा इक़्तिदार के अंदर, सवाल भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। भूल गए लगता है आरक्षण के मुद्दे पे। अरे भूल गए, याद है मैडम, भूल गए। अरे मैडम मुझे याद रहता है, सुन लीजिए, आप पूरी बात सुनिए पूरी। आप आरक्षण के मुद्दे पर बात कर रही थी। राहुल गांधी साहब कमजोरों की, महिलाओं की, युवाओं की, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज है। वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते। वो जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा करी है, उन लाखों करोड़ों की आवाज है राहुल गांधी साहब, जो अपने मन से नहीं बोलते। मुझे पता है वो अपने मन से नहीं बोलते। वो किसके मन से बोलते हैं वो सबको पता है। कौन लिख कर देता है ये सबको पता है। वो अपने मन से नहीं बोलते, ये तो पता ही है सबको। ये आप क्या ओपन सीक्रेट दे रहे हैं? धनंजय गिरी जवाब दे रहे हैं, धनंजय गिरी जवाब दे रहे हैं। ओके ओके ओके, सही है जवाब। अरे इतनी पोल क्यों खोल रहे हैं राहुल गांधी की? आप मत खोलिए। रीमा जी, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और चमचों के बीच पले बढ़े राहुल गांधी। ठीक है ठीक है, चलिए धनंजय गिरी जी जवाब दे रहे हैं। रीमा जी, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और चमचों के बीच पले बढ़े राहुल गांधी को बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन पहले शाम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और उन्होंने कहा कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी दादी, इन सबों ने पिछड़ों का अपमान किया है, दलितों का दलन किया है, आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी किया। ये बुद्धत्व उनके पिताजी को भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा था कि 100 रुपया चलता है तो 85 रुपए की चोरी होती है। यह बुद्धत्व उनके दादाजी को भी प्राप्त हुआ था, जिसके कारण नेहरू कैबिनेट से के कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस का अंदर से कितनी काली है, कितनी करप्ट है, कितनी भ्रष्टाचारी है, इसकी पोल राहुल गांधी ने खोली है। दूसरे में सैयद जवाद के पास से इत्तेफाक रखता हूं, कहता है मूल विचारधारा नहीं बदलती। वो जिन लोगों ने धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कर दिए, उनके मन में वो दबी हुई कुछ मुरादें आज भी बाकी है। उनका क्लियर है कि वो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा मुहज्जब हुआ, कोई खतरा न जिसका, न कुलजा में टिटका, न उनका जो डूबा जहाने में गंगा के आकर। वो उनका दीन इलाही का बेबाक बेड़ा उठाने के लिए वो मुल्क को अपनी मिल्कियत समझते हैं और वो पहले से ये समझते थे कि मुल्क उनके साथ उनको अंग्रेजों ने ली, अंग्रेजों से मुल्क उनकी मिल्कियत उनको मिलनी चाहिए।
और इस मुल्क को मिलकर समझने वाले इस मुल्क के साथ कुछ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के बलिवेदी पर जो राजनीतिक दल उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके इस मुल्क के साथ जो मजाक कर रहे हैं, इस देश का बहुसंख्यक समाज आज इस बात को लेकर जाग गया है। जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल उसके साथ खड़ा है। और राहुल गांधी ने जितनी पोस्ट खोली है, देश के क्रांतिकारी जितने देश के जो है स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के थे। 10 नाम बताइए जो संघ के लोगों से निकले हो, जो आरएसएस के लोगों एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए जिसको फांसी हुई हो। एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए जिसको गोली लगी हो। लाला लाजपत राय को छोड़ के एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए। एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए। एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए जिसको फांसी हुई हो। एक कांग्रेसी लाला लाजपत राय के अलावा। जवाहरलाल नेहरू जी, सुनो भाई, जवाहरलाल नेहरू जी की माता श्री वो उस आंदोलन में जाकर के शहीद हुई। सुनिए उस आंदोलन में क्या होता था रीमा जी सुन लीजिए। रीमा जी सुन लीजिए उस आंदोलन में क्या होता था। एक मिनट इधर उधर की बात कर मैं बता रहा सही जवाब इसका मुस्लिम आरक्षण से क्या लेना देना है भाई? रीमा जी नहीं समझ पाई मैं। रीमा जी जवाहरलाल नेहरू की माता जी उसका उस मुद्दे का यहाँ पर क्या रेलेवेंस है? फांसी हुई हो। एक कांग्रेसी का नाम बताओ उसने गोली खाई हो। एक कांग्रेसी जिसकी मृत्यु हुई हो। कांग्रेसी का नाम बता दो। टीडीपी के साथ इनका गठबंधन है। एक कांग्रेसी का नाम बताओ। मुसलमानों को जो है समर्थन करेंगे, वहां पर जाकर के मुसलमानों आरक्षण के ही हितैषी है। नीतीश कुमार के साथ इनका थूक करके चाटने वाला रिश्ता बन जाता है, वो समर्थन करते हैं। अरे सही है जवाब, नाम बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए। एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए जो पूछ रहे हैं, वो बात खत्म हो जाएगी यहीं पर। मैं एक नाम बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। लाला लाजपत राय पूछ रहे हैं ना धनंजय गिरी, कोई सवाल आपसे। सुनिए अरे एक कांग्रेसी का नाम। अरे सुन तो लीजिए मैडम, आप बोले जाएंगे लगातार, आपकी आवाज लेट आ रही है, मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूं इस देश का इतिहास जलियांवाला बाग उठा करके पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा मैं भेज दूंगा। कांग्रेसी नेता का नाम मैं पूछ रहा हूँ और डाल दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। आप आरएसएस के लोगों का नाम बताइए, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मैं अपने परिवार के 3 नाम बता देता हूँ ना। मैं अपने परिवार के 3 नाम बताता हूँ। मैं अपने परिवार का 3 नाम बताता हूँ, गूगल करके देख लीजिए। मैं अपने परिवार का 3 नाम बताता हूँ, गूगल करके देखिए अगर गलत निकले तो। 3 अंग्रेजों से एक साथ गोली खाई थी। अंग्रेजों से 3 लोगों ने मेरे परिवार में एक दिन गोली खाई थी एक समय में, और ये गूगल खोल के देख लीजिए। गूगल खोल के देख लो, अगर मैं गूगल खोल के देखो। ठीक है भाजपा ही बन गए, पहले सब कांग्रेसी। आपके पिताजी भी कांग्रेसी होंगे, आपके दादाजी बिल्कुल कभी नहीं, कभी नहीं। सही है जवाब। एक मिनट सुनिए। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन 1 मिनट। सही है जवाब। ये हर बात के जवाब में आरएसएस कहने से कुछ नहीं होता। बीजेपी आरएसएस कहने से कुछ नहीं होता। तथ्यों पर भी बात करनी चाहिए। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, आप हर सवाल के जवाब में सिर्फ ये आरएसएस वाले कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, आरएसएस कर रही है, बीजेपी कर रही है। तथ्यों पर भी तो बात करिए ना, कुछ डेटा बताइए, कुछ तथ्य बताइए, कुछ इतिहास पर बात कीजिए, तभी कुछ पता लगेगा ना दर्शकों को। ये आरएसएस करने से कुछ नहीं होगा। मैडम चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट रही हूँ आपके पास। रुकिए, छोटा सा ब्रेक। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब तक
टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल उठा था सैयद जवाद, मैं आप ही के पास उस सवाल के साथ आना चाहती हूँ क्योंकि तथ्यों पर मैं चाह रही थी बात की जाए। मुझे सिर्फ ये बताइए, राहुल गांधी क्या आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? और ऐसा हुआ है तो दर्शकों को पता लगना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी साहब संविधान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मौलाना आजाद की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उस विचारधारा के ऊपर काम कर रहे हैं। वही एजेंडा राहुल गांधी जी का है। जो गांधी जी का एजेंडा था वो राहुल गांधी जी का भी एजेंडा वही है। जो इंदिरा गांधी जी का एजेंडा था वो राहुल गांधी जी का एजेंडा है। कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल साफ है। कांग्रेस का एजेंडा देश के साथ है। अब आप आरक्षण के मुद्दे पर बात करें, मैं चाहता हूँ मैडम, इस देश के अंदर आरक्षण को सुरक्षित कर, इस देश के अंदर आरक्षण को सुरक्षित रखना, इस देश के आरक्षण अंदर पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन आपने जो बात की मैं पहले उसी पर बात करूंगी। मैडम, अब आरक्षण मुद्दा था, आज आपका टॉपिक था, आप फिर मुझको डाइवर्ट कर देंगी। जो मुद्दा है उसी पे रहिएगा। इस देश के अंदर संविधान बदलने की बात है। अरे भाई सुन लीजिएगा, आपने ये कहा कि राहुल गांधी मुस्लिम आरक्षण की कभी बात करते ही नहीं है, कभी उन्होंने बात ही नहीं की मुस्लिम आरक्षण की, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कभी राहुल गांधी ने की ही नहीं। आपने ये कहा ना अभी। मैडम अब मैं बयान तो आपको सुनाऊंगी नहीं क्योंकि वो सब जगह वायरल है। क्यों कटाक्ष करता हूँ या फिर बात नहीं, मैंने सुना हुआ मैडम। दो नजीरे एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूँ जनता बिजली। सिर्फ आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, वरना जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें सब में एक डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। माइनॉरिटीज के अंदर सिख भी आते हैं, उसके बाद आप देखेंगे बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, लेकिन किसी पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लफ्ज़ मुसलमान नहीं। सिर्फ आरएसएस ने डाला। क्यों डाला? पसमंदा मुसलमान का कार्ड मुसलमानों के बीच जा करके। पॉइंट ये है, मुस्लिम आरक्षण की जहां तक बात होती है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस लफ्ज को जो है बार बार पब्लिक के बीच बुनाने की कोशिश करती है। उनसे जब ये पूछा जाता है कि टीडीपी के साथ आपका गठबंधन है, चंद्रबाबू नायडू आपके साथ वहां पर घटक दल में है, और वो बाकायदा इस अरे भाई आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं सैयद जवाद। अरे मैडम, हाई कोर्ट का फैसला है भाई। असर हो गया है राहुल गांधी का असर। हाई कोर्ट बीजेपी नहीं है, कोलकाता हाई कोर्ट ने बोला है। क्या बोल रहे हैं आप सैयद जवाद? इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई? ममता बनर्जी का फैसला था सरकार का, इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई? क्या ममता बनर्जी भी बीजेपी में शामिल हो गई है? सुनते लीजिए, अब मैं इसीलिए कह रहा था, आप फिर पूरा आप विषय ही डाइवर्ट कर देती हैं। आप विषय डाइवर्ट कर दे रही है, मैं विषय पे लेकर के आ रहा हूँ। अब देखिए, आरक्षण की विरोध की बात किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कही। उन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम देश का संविधान बदल चुके हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि तीसरी बार अगर हमको जो है 400 सीटें आती हैं, बहुमत से ऊपर सरकार आती है, 3/4 आती है, तो हम इस देश में इलेक्शन भी करवाएंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी इस चीज को कह चुके हैं। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं। जवाब देश में बीजेपी में अगर बात कर लें और देश की बात करें, प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई नहीं है ना बीजेपी में। बीजेपी में प्रधानमंत्री से ऊपर कोई नहीं है, और प्रधानमंत्री क्लैरिफाई कर चुके हैं इस मुद्दे पर बार बार लगातार। लेकिन आप पकड़ के बैठे एक सांसद के बयान को। क्यों? क्योंकि देश को डाइवर्ट करना है। धनंजय गिरी और उसके बाद धनंजय गिरी जी जवाब देंगे, फिर संजय राणा जवाब देंगे। 1 मिनट, धनंजय गिरी जी जवाब देंगे। रीमा जी देखिए, अभी आजादी की लड़ाई पर बात कर रहे थे, अभी नेहरू जी के योगदान पर बात कर रहे थे, अभी आप जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, जिस तरह से बातों को, इनकी कलाई जब राहुल गांधी ने खुद ही कल खोल दी है। कांग्रेस की कलाई राहुल गांधी, सर आज की बात कीजिए। अब आप राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की कलाई खुद ही खोल दी और ये बताया, राहुल गांधी ने सुन लीजिए एक करके बोलिए। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की कलाई खुद ही खोल दी, तो कांग्रेस हो या तोड़ मरोड़ के कांग्रेस हो, जून 2023 में एनसीबीसी नेशनल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल सरकार में अन्य ओबीसी वर्ग में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था।
एनसीपीसी ने पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक है। आउट ऑफ 179, 181 के लगभग उन लोगों ने दिया, 118 जातियों को दिया, जिसको कि कोर्ट ने खारिज किया। अब अदालत के आदेश को नहीं मानने का ऐसा बेढंगी बात करना और कहना कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। हाँ, ना आप कानून मानते हैं, ना आप संविधान मानते हैं, ना आप देश का चुनाव आयोग को मानते हैं, ना इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था का आप सम्मान करते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप मिठाइयां भले बांटे, लेकिन चुनाव हारने के बाद आप ईवीएम पर भी सवाल खड़ा करते हैं। कोई भी आपके पैमाने पर नहीं, आपका पैमाना ये है कि मुल्क को ताक पर रखे और देश को किसी भी स्थिति की हालत में ले जाए। और दूसरी बात, अरे इस देश में हम, आप दूसरी बात जो कह रहे थे, मैं सुन लिया, मैंने सुन लिया। दूसरा, बिहार में चुनाव होता था गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच में, जब लालू यादव कहा करते थे कि मैं बैलेट बॉक्स से जिन निकालता हूँ, ब्रह्म पिशाच निकालता हूँ, अरे गला फाड़ने की जरूरत नहीं। सुन लिया भाई, सुन लिया, अरे सुन लिया, आपकी असली परेशानी में जानता हूँ, मैं सुन लिया। हम कह रहे हैं जवाब क्या हो जाता है बीच बीच में, आपको क्या हो जाता है बीच बीच में, क्यों बीच बीच में बोलते हैं आप इस तरह? नहीं, तरीका ठीक नहीं है ना, एक एक करके बात करेंगे। आपने इतना बोला, कोई बीच में नहीं बोला। रीमा जी, रीमा जी वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की बात कर रहे थे, तो हम ये मानते हैं कि इस देश के मुसलमान बुत परस्त भले हो न हो, वतन परस्त तो हो। खाया वतन का नमक तो नमक हराम बनो। और सरिया की बात करने से पहले, सीरिया बनाने से पहले इस देश के नमक का सरियत देना तो सीख लीजिए। इस मुल्क से मोहब्बत करिए, इस माटी से मोहब्बत कीजिए जिसने आपको बहुत कुछ दिया है। और हिंदू मुसलमान की बात कहाँ कर रहे हैं आप? मुसलमान जो पार्टियां करती है, समस्या उनसे, जो सब कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, समस्या वहां से। हम तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हाँ, हमारे दादी, दादा, नाना, चाचा सबने मिलकर के इस देश के पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों को। क्या बदतमीजी है भाई, क्या बदतमीजी है भाई, क्या बदतमीजी है। आप बोलते हैं, मैं कितने प्यार से आपको सुनता हूँ, कितने अदब से आपको सुनता हूँ। आप लगातार बोले, मैंने कितने अदब से आपको सुना, कितना आपका सम्मान किया। आप कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, आप इतनी जहालत का परिचय दे रहे हैं, आप इतने दानिशमंद आदमी को इतनी जहालत कर रहे हैं। और मैंने कितना ध्यान से आपको सुना। एक मिनट, सान्याल जी के पास भी मुझे जाना है, एक एक करके बात कीजिए प्लीज। संजय राणा। देखिए, रीमा भी बड़े ध्यानपूर्वक मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी नेहरू जी को फॉलो करते हैं, इंदिरा जी को फॉलो करते हैं, राजीव जी को फॉलो करते हैं। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि जैसे इन्होंने नेहरू जी का नाम लिया तो महिला विरोधी हो गया। देखिए, नेहरू जी की जो वाइफ थी वो बेचारी, उनको टीबी हो गई, तो 10 साल तक उनका स्विट्जरलैंड में इलाज हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन नेहरू जी उनको देखने नहीं गए थे। तो समझ सकते हैं कितने बड़े महिला हितैषी होंगे। अब आते हैं भाई इंदिरा जी की बातों पर। तो इंदिरा जी, अरे सर सुन लो सर, इतिहास देखो सही जवाब। अरे बौखलाहट मत करो, बौखलाओ नहीं है, बौखलाओ और बौराव दोनों नहीं। जब इतिहास का ज्ञान ना हो, बौखलाओ और बौराव नहीं। शांतिपूर्वक सुन लो, ये तो चाचा से हमारे गुजरात में हमारे गुजरात वाली बहन के बारे में सही है जवाब, सही है जवाब। शांत। क्या हो गया फिर, क्या हो गया? उनकी बात तो सुनिए। अरे भाई बात तो सुनिए उनकी, फिर आप शुरू हो गए। सही है जवाब। उसी तरीके से जवाब दे दूं इनको। की वाइफ को टीबी था, नेहरू जी ने उनको स्विट्जरलैंड में वहीं पे इलाज होता था, 10 साल तक देखने नहीं गए थे, मृत्यु के बाद मिलने नहीं गए थे। शर्म आनी चाहिए। अब आते हैं युवाओं पे। अरे युवाओं पे आते हैं। देखिए रीमा जी, अरे शांत हो, सारे कांग्रेसियों को रीमा जी आप सुन रही होंगी, 30 लाख गुजरात की महिला से भी मिले। इन विवेकहीन राजनीतिक पार्टी से अगर पूछा 20 लाख, अरे सुन लो यार, बीच में क्यों बोलते हैं? सही है जवाब, सही है जवाब। एक सेकंड संजय राणा, 1 मिनट। सही है जवाब। मैं आपको म्यूट करूंगी अब मैं आपको म्यूट करूंगी, क्योंकि आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, सही है जवाब, थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए। संजय राणा जो बता रहे हैं वो किताबों में छपा हुआ है, जीवनियों में छपा हुआ है, कोई नई बात नहीं बताई है उन्होंने, जिस पर आप इतना भी कर रहे हैं। अभी मौजूद है जो मैंने बताया। इतना गुस्सा किस लिए? तथ्यों पर जाइए ना, फिर आप भी तथ्य का जवाब तथ्य से
लिख दीजिए, ये किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है? बड़ी बहन है गुजरात की, हमारे एक बड़ी बहन है। हाँ, गुजरात की हमारी एक बड़ी बहन है, उनके ऊपर भी कुछ कह दीजिए। सुन लो, अभी रोजगार की बड़ी रुकिए, संजय राणा की आवाज जाएगी सिर्फ। 30 लाख जॉब की बात कर रहे थे मैडम। 30 लाख जॉब अगर मैं एक परिवार में 6 लोग कहते हैं तो 6 कितना हो गया? तकरीबन 1.5 करोड़ जॉब हुआ। इनसे पूछा जाना चाहिए 1.5 करोड़, 144 करोड़ या 42 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 1.5 करोड़ रुपए के लोगों को जॉब देंगे, बाकी लोग क्या झुंझुना बजाएंगे? तो इनको ये समझ नहीं आता है मूर्खानंदनों लोगों की राजनीति क्या होती है, रोजगार सृजन क्या होता है, रोजगार बढ़ाना क्या होता है। भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन की कंपनियां होगी, सरकार का काम होता है इन्वेस्टमेंट कराना और जो रोजगार की सुविधा प्रदान करना। लोग जो रोजगार अपने आप पालेंगे। जहां तक रिजर्वेशन की चर्चा हो रही थी, बताइए कि आपके क्रियाक्रम में लिखा हुआ है सैयद भाई कि आप आज से नहीं कर रहे हो, आप 47 से लेकर के 2024 तक का यही कार्यक्रम कर रहे हो। आप 30 सेकंड में खत्म करें रीमा जी। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला था? गरीबी हटाओ। अरे 2024 तक पोता भी यही चिल्ला है गरीबी हटाओ। भैया 23 जब आप छोड़ के गए थे 29% गरीबी थी, आज पॉवर्टी 11% है। तो आंकड़े लेके बैठा करो, गरीबी हट चुकी है। गरीब आप लोग हो रहे हो, बेरोजगार आप लोग हो रहे हो, और कोई बेरोजगार नहीं है देश के अंदर। ठीक है, ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। ब्रेक के बाद सान्याल जी आपके पास लौटूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं पांच की पंचायत और वक्त की बाधा है अब मेरे पास, लेकिन सान्याल जी फाइनल कमेंट आप दीजिए जल्दी से। बीजेपी के दादा ने जो बोला है, बहुत सारी बातें बोला है। हम बताना चाहते हैं कि उनके जो परिवार के लोग जो है आजादी में शहीद हुए हैं उनको प्रणाम, लेकिन वो जो दल कर रहा है ना, वो दल इस टाइम पे बहुत सारे किसानों को गोली मार के हत्या कर दी है इस सरकार के चलते। तो उनको शर्म आना चाहिए। आप हाथ मत उठाइए, आप कुछ बोलिए मत। आपको कुछ बोलना है तो गौ माता का मूत्र का थोड़ा चुस्की लीजिए। और जो बंगाल के बात की है ना, बंगाल में जो बाहर से आदमी आ रहा है, के आधार पर नहीं नहीं रीमा जी एक मिनट का बात उन्होंने किया ना, तो हमको बताना चाहिए गौमूत्र गंगा जल कुछ भी पवित्र नहीं कर पाएगा। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। ये बताइए, ये वो लोग ज्यादा दोषी है। ये जयचंद और मीर जाफरों की जमात है, ये TMC। ये ज्यादा बड़े दोषी है, ज्यादा बड़े अपराधी है, ज्यादा बड़े पापी है, जो रोहिंग्या को अपना रिश्तेदार बता रहे हैं और जो बसाए जा रहे हैं। अगली पीढ़ी के लिए तैयार रहे। अगली पीढ़ी ये नहीं लिखेगी जो आप लिख रहे हैं। अगली पीढ़ी क्या करेगी वो आपको भी पता है। लेकिन राजनीति क्या राजनीति आपसे क्या चाटुकारिता करा रही है। राजनीति कितना को नीचे लेके जा रही है, आगे ला रही है। अगली पीढ़ी का क्या होगा ये आपको भी पता है। ये आपको भी पता है कि अगली पीढ़ी क्या करेगी। पर आकर रुक गया है तो ऐसा लग रहा है कि अब जो 2 चरणों के मतदान है उसमें विपक्ष का जो गठबंधन है, एक तरीके से है भी और नहीं भी, जो गठबंधन है वो शायद अब इसी मुद्दे पर जनता के बीच जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसके बाद बौखलाहट होना शायद एक मजबूरी है विपक्ष की। चलिए आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।